हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विषय गुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, हाई स्कूल की जो फर्स्ट चैप्टर था शॉर्ट नोट्स में साइंस के, तो वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज की इस वीडियो में हम लोग जो सेकंड चैप्टर है उसे डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्स की दृष्टि से तो ये बहुत है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इससे पूछे ज़रूर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं और सॉल्ट जो है वो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखें, अम्लों तथा क्षारों की प्रकृति को जानने के लिए कुछ प्राकृतिक सूचक जैसे लिटमस पत्र एवं हल्दी तथा कुछ संश्लेषित सूचक जो बनाए जाते हैं लैब में, जो बनाए गए होंगे, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ सूचक है जो जिनका प्रयोग करके हम किसी भी पदार्थ के बारे में ये बता सकते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। ठीक है, नोट में यहाँ बताया गया है ये जो लिटमस जो पत्र है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन बनता है। तो इसका जो लिटमस विलयन जो होता है वो जब बैगनी रंग का रंजक होता है, मतलब ये बैगनी कलर का जब होता है, तो ना तो वो एसिड होता है ना ही वो बेस होता है, मतलब उसका वो ओरिजिनल जो है वो कलर रहता है। ठीक है, और ये किससे प्राप्त होता है? थैलोफाइटा समूह के जो लाइकेन है उससे ये प्राप्त किया जाता है लिटमस। ठीक है, इसके अलावा भी अब जो प्राकृतिक पदार्थ हैं जो कि एज अ सूचक के फॉर्म में यूज़ होते हैं एसिड बेस को जांच करने के लिए, तो उसमें लाल पत्ता गोभी की जो लीव्स होती हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। हल्दी का तो यूज़ किया ही जाता है, आप जानते हैं। ठीक है, जैसे हल्दी अगर किसी कपड़े में लग जाए तो मतलब साबुन जैसे ही उसके ऊपर लगता है, क्षारीय कुछ लगता है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। इसी तरीके से हाइड्रेंजिया है, पिट्यूनिया है और जेरेनियम है, ये सब कुछ ऐसे फूल हैं जिनकी रंगीन जो पंखुड़ियाँ हैं वो भी जो है सॉल्यूशन में अम्ल और क्षार की जो प्रकृति है उसकी जांच करती हैं। तो मतलब कहने का है कि ये जो लिटमस पत्र है, इन सब के अलावा भी बहुत सारी ऐसी जो है प्राकृतिक चीज़ें हैं, ठीक है, जिनसे हम लोग जांच कर सकते हैं एसिड बेस की। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म, जिनमें सबसे पहला है गंधीय सूचक, जिसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी। तो ये क्या होते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, तो गंधीय सूचक कहते हैं। जब इनकी टेस्टिंग की जाती है तो जो पदार्थ होते हैं उनको अगर अम्लीय माध्यम में डाला जाए तो उनकी जो स्मेल होती है वो अलग हो जाती है, क्षारीय में अलग हो जाती है। तो इसके ऐसे ही स्मेल के बेस पर जो सूचक होते हैं, या स्मेल के वही मतलब स्मेल के बेस पे जो होते हैं, तो उनमें कौन कौन से आएंगे? आपकी वेनिला एसेंस, आपने देखा होगा इसकी स्मेल कितनी हार्ड होती है। ठीक है, वेनिला एसेंस है, प्याज है, लौंग का तेल है, तो ये सारे जो है वो गंधीय सूचक में आते हैं। इसके बाद है अम्ल एवं क्षारकों की धातु के साथ अभिक्रिया। तो जब अम्ल या जो क्षार हैं इनकी जब धातुओं के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या होता है? धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन का विस्थापन करती हैं तथा यौगिक बनाती हैं, जिसे लवण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे अम्ल और क्षार की बात की जा रही है, और नॉर्मली अम्ल और क्षार या तो अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करेगा या क्षार धातु के साथ रिएक्शन करेगी, इससे बेस्ड रिएक्शन आती ज़रूर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे अम्ल दिखाया गया है, 2HCl लिया गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया गया है, जिंक के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है। तो जब रिएक्शन होती है तो बनता है ZnCl2 और H2 गैस, यानी कि जब अम्ल या क्षारों की अभिक्रिया धातु के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और दूसरा लवण बनता है। तो ये ZnCl2 क्या है? ये एक लवण है। ठीक है, इसके अलावा एक और वहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन हुई थी, अब यहाँ बेस के साथ NaOH जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्षार है। ठीक है, इसके दो मॉलिक्यूल लिए गए हैं, इनकी भी रिएक्शन जिंक के साथ हुई है, तो बना क्या? Na2ZnO2 बनता है। ठीक है, ये एक सॉल्ट है और निकली क्या है? हाइड्रोजन गैस है। तो दोनों ही कंडीशन में ये है कि क्षार के साथ हो या अम्ल के साथ हो, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और सॉल्ट बनेगा। लेकिन यहाँ बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे जिंक लिया गया था। ठीक है, तो ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि अम्ल और क्षार हर जितने भी धातुएं हैं सबके साथ सेम रिएक्शन देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये जो क्रियाएं हैं, ये वाली जो अभिक्रियाएं हो रही हैं, वो सिर्फ कुछ जो सेलेक्टेड धातु होती हैं उन्हीं के साथ होती है, उन्हीं सेलेक्टेड में से जिंक भी है। ठीक है,
ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब किसी धातु के साथ चाहे वो CO3 जुड़ा हो, कार्बोनेट जुड़ा हो, चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट जुड़ा हो, तो चलिए देख लेते हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं और जल बनाते हैं। इतनी सारी चीज़ें बनेंगी। ठीक है, धातु कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे Na2CO3 है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट यहाँ पे हो गया। इसकी रिएक्शन हो रही है 2HCl यानी कि एसिड के साथ हो रही है, एसिड के 2 मॉलिक्यूल के साथ। तो पहला जो इसमें लवण बन रहा है वो 2NaCl सोडियम क्लोराइड का लवण बना, वाटर का मॉलिक्यूल निकला एक और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल निकला। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल गई। इसी तरीके से एक और देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी जो है धातु मतलब यहाँ पे धातु के। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई गई है, ये जो पहली वाली रिएक्शन हुई थी सोडियम कार्बोनेट के साथ, इसके साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, इसका यहाँ पे सेकेंड वाली रिएक्शन में यूज़ किया गया है। तो देखिए पहला तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया गया, चूने का पानी। ठीक है, इसमें यही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके साथ जब चूने के पानी की रिएक्शन होती है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। हम लोग ने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि जब पेंटिंग की जाती है तो पहली बार में चूने का पानी लगाया जाता है। वही चूने जो बुझा चूना, या यूँ कहें कि बिना बुझा हुआ चूने को जब पानी मिला दिया जाता है तो बुझा हुआ चूना बन जाता है। अब उसको जब दीवार पे इसकी पुताई या पेंटिंग की जाती है तो वहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो कि श्वेत औक्षेप देता है। तो वही जो पेंटिंग होती है वो वाइट कलर में सूखने के बाद वाइट पुट्टी जैसी दिखने लग जाती है। ठीक है, और क्या होता है कि यहाँ पे वाटर भी यहाँ पे रिलीज होगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका यूज़ कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने में हो जाता है। उदाहरण अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि धातु के कार्बोनेट और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट और किन फॉर्म में मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे चूना पत्थर है, खड़िया है, संगमरमर है। ये यहाँ पे जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था उसके ये एग्जाम्पल हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो बना लास्ट इसमें आकर के, उसके ये विविध रूप हैं। ठीक है, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर। इसके बाद देखिए अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया। अब हम लोग यहाँ पे मेन चीज़ देखेंगे कि जो लवण है, सॉल्ट है, वो कैसे बन रहा है। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं। ये कंफर्म फिक्स रिएक्शन है कि जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो हमेशा सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होगा। ये जो अभिक्रिया है इसको उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि उसके बाद जब सॉल्ट जो बनता है वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है, ना उसमें जो है एसिड का गुण रहता है, ना ही बेस का गुण रहता है। ठीक है, उदाहरण में जैसे कि NaOH बेस है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इनकी जब रिएक्शन होती है तो जो हमारा सॉल्ट बनता है वो होता है NaCl यानी नमक, साधारण नमक, और वाटर रिलीज हो जाता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अभी क्या है कि धात्विक ऑक्साइड की पहले हम लोग अम्लों के साथ अभिक्रिया करके देखते हैं कि क्या चीज़ बनती है। ठीक है, तो देखिए धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। आपने देखा कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तभी भी लवण और जल बनता है। सेम प्रोसेस अम्लों की जब धातु ऑक्साइड के साथ होती है तो भी लवण और जल बनता है। ठीक है, अतः धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं इनको हम क्षारकीय ऑक्साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये एक टर्म यूज़ किया जाता है कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनको क्षारकीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए क्षार के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अम्लों के साथ तो ये वाली हो गई। ठीक है, अब जैसे धातु ऑक्साइड की अम्लों के साथ जब रिएक्शन हो रही थी, ठीक है, तो जैसे कि हम ऐसे कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन, ये धातु ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन अगर एसिड के साथ हो रही है, जैसे HCl के साथ अगर हो रही है, तो अभिक्रिया में सॉल्ट जो बनेगा वो हमारा कॉपर क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, और वाटर रिलीज हो जाएगा। तो कॉपर क्लोराइड वगैरह ये बन जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, तो सेम प्रोसेस हो जाएगी। अब ये एसिड के साथ था, अब क्षार के साथ देख लेते हैं। इनकी जब धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यहाँ पे क्षार की तरह यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे धातु ऑक्साइड की यहाँ बात हो रही है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड धातु ऑक्साइड है क्योंकि कार्बन की यहाँ बात हो रही है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन जब CO2 के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण करता है। सेम प्रोसेस है, क्षार के साथ भी अगर रिएक्शन हो रही है किसी भी धातु ऑक्साइड की तो
लवण और जल का निर्माण होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि आधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो अच्छा पीछे हम लोग ने क्या देखा था कि धात्विक ऑक्साइड जितने भी होते हैं, धात्विक ऑक्साइड वो क्या होते हैं, क्षारीय मतलब प्रकृति के होते हैं। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड का आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्यूप्रिक और ये कॉपर ऑक्साइड बोला था ना, तो इसमें ये कॉपर क्या है, धातु है, तो ये धात्विक ऑक्साइड हो गया। अच्छा यहाँ पे बोला गया है अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति। ये जो टर्म है इसको बार बार रिपीट इसलिए करें क्योंकि यही टर्म पूछे जाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं क्योंकि यहाँ पे यूज हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पे कार्बन क्या है, अधातु है। ठीक है, तो कार्बनिक ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अधात्विक ऑक्साइड है, जो कि कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित ये जो आयन्स होते हैं H+ और OH- आयन, इनकी द्वारा होता है। मेनली हमारे एसिड की अगर बात हो रही है तो H+ आयन पर हम फोकस करेंगे। तो देखिए जैसे अम्ल जो होते हैं वो धन आयन यानी H+ आयन रिलीज करते हैं, और ऋण आयन मतलब एक जो अम्ल होता है इसमें धन आयन ऋण आयन दोनों ही होता है। जैसे कि हमारा है HCl। ठीक है, अब HCl में H+ होता है, Cl- होता है, तो धन आयन और ऋण आयन दोनों ही होता है। इसी तरीके से अब जैसे HCl में Cl- है, HNO3 में NO3- है, H2SO4 में SO4- है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके ऋण आयन होते हैं। चूँकि अम्लों में H+ होता है अतः वह विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है, जिससे विलयन का गुणधर्म अम्लीय हो जाता है। तो मोस्टली जितने भी एसिड होते हैं उनमें से H+ आयन ईजिली रिलीज हो जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि जब भी एसिड की बात की जाएगी तो H+ आयन की अधिकता होगी। ठीक है, तो ऐसा जिनमें H+ आयन की अधिकता होगी वो उनका उस सॉल्यूशन का जो गुणधर्म होगा वो एसिडिक हो जाएगा। इसके बाद आता है जलीय विलयन में अम्ल और क्षार की क्या मतलब स्थिति है, क्या प्रभाव उसका देखने को मिलता है। जलीय विलयन में अम्लों से H+ आयन उत्पन्न होते हैं, परंतु जल की अनुपस्थिति में ऐसा नहीं होता। यानी कि जब जलीय विलयन कोई भी होगा उसमें एसिड H+ आयन को रिलीज करेंगे, लेकिन अगर जल नहीं होगा तो ये जो प्रोसेस है ये नहीं हो पाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं, लेकिन जल के अणुओं के साथ ये सदैव H+ के फॉर्म में या फिर H3O+ के रूप में रहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का है कि अगर H+ आयन की बात करें एसिडिक मीडियम की, तो इसके लिए सोल्यूशन या विलयन का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन जो है ये कैसे बन रहा है, जब H+ को हम H2O से रिएक्शन कराते हैं तब हमारा H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि अब एसिड की तो बात हो गई, H+ आयन की बात हो गई, अब हम बेस की बात करेंगे। बेस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है OH- हाइड्रोक्साइड जो आयन होता है उनकी बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसकी जो वाटर के प्रेजेंस में जब ये ब्रेक होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो किस में होगा, Na+ और OH- में ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यही बताता है कि वो जो मीडियम है वो क्षारीय है। तो क्षारक जो होते हैं वो जल में हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं OH- इसे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और जबकि जो एसिड होते हैं वो H+ आयन रिलीज करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक जो नेचर होता है, बेस जो होता है वो क्या कहलाते हैं, जो जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं उनको हम बेस कहेंगे। सभी जितने भी क्षार होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते। ये बात ध्यान रखनी है कि जो जल में घुलनशील क्षारक हैं उनको हम क्षार कहेंगे, लेकिन जितने भी क्षार हैं वो सारे के सारे जल में घुलनशील नहीं होते हैं। इनका स्पर्श, अब इनको क्षार की पहचान कैसे होती है, जब हम इन्हें छुएंगे तो साबुन की तरह ये लगेगा और इनका स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। ठीक है, तो ये हो गया एसिड और बेस के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे एक और चीज़ है यहाँ पे, तनुकरण जिसे कहते हैं, डाइल्यूशन क्या होता है। मतलब यहाँ पे डाइल्यूशन की बात हो रही है। जैसे आपने सुना होगा कि जब हम लोग लैब में जाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो है मतलब HCl H2SO4 ये सारे जो एसिड होते हैं वो हम लोग को डाइल्यूट फॉर्म में मिलते हैं। तो ये जो डाइल्यूट फॉर्म है वो कैसे बनती है, तो देखिए जल में अम्ल या क्षारक के मिलाने पर, जब जल में अम्ल या क्षार मिलाते हैं तो आयन की सांद्रता H3O+ की बात करें या OH- की बात करें, इसमें प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। तो आयंस की मात्रा में कमी हो जाती है क्योंकि हम उसे जल में मिला रहे हैं। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। तो वो उनकी जो है सांद्रता या उनकी जो तेज़ी होती है एसिड की वो कम हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जल में अम्ल तथा क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है।
तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया में हम लोग ने यही पढ़ा था, जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में जब प्रोडक्ट बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ ये कहा कि जल में जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है, आपने देखा होगा कि कंसनट्रेटेड जो एसिड होता है, अगर उसमें हम वाटर मिला दें तो बड़ी तेज़ी से रिएक्शन के साथ गैस निकलती है, और वो जो मतलब जो हमारी टेस्ट ट्यूब वगैरह जो है वो हीट करने लगती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि कंसनट्रेटेड अम्ल या क्षार जो होता है, इसमें जब हम लोग जल को मिलाते हैं डाइल्यूट करने के लिए, तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है और इसमें से एनर्जी रिलीज होती है, फिर वो जा करके उसमें थोड़ा ठंडापन आ जाता है। तो ये चीज़ होती है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस का, वो है हमारी पीएच स्केल। ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल विकसित किया गया। हाइड्रोजन आयन कितने प्रेजेंट हैं, जिसे ऐसी स्केल विकसित की गई जिसे पीएच स्केल कहा गया। ठीक है, अब पीएच स्केल में जो हमारी एक मतलब इसमें जो एक स्केल बनाई गई, इसमें जो नंबर्स रखे गए वो कैसे रखे गए, तो देखिएगा यहाँ से ये मान लीजिए स्केल है। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है जो कि 7 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 14 है। इस तरीके से ये पूरी स्केल रखी गई है। अब पीएच स्केल में सामान्यतः उदासीन विलयन का पीएच जो होता है वो 7 होता है, यानी 7 पे जो भी सोल्यूशन रहेगा वो उदासीन रहेगा, ना उसमें बेसिक मीडियम रहेगा ना एसिड मीडियम रहेगा, या यूँ कहें कि इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब 7 से कम अर्थात 0 तक, यानी 7 से कम जिसका भी जो है वैल्यू आएगी, जिसके पीएच 7 से कम आएगा वो अधिक अम्लीय, जितना कम आता जाएगा वो अधिक अम्लीय विलयन होता चला जाएगा, और जिसका 7 से 14 तक मतलब बढ़ता जाएगा, तो जितना ज़्यादा उसका मान बढ़ेगा तो वो ये दिखाएगा कि क्षारीय आयन की वृद्धि होती चली जा रही है। तो ये एक स्केल बताती है कि 7 से 14 तक के बेसिक मीडियम बढ़ता है और 7 से 0 तक एसिडिक मीडियम बढ़ता है। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले जो अम्ल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा H+ आयन उत्पन्न करते हैं, उनको हम प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, और जबकि जो H+ आयन कम रिलीज करते हैं उनको हम दुर्बल अम्ल या वीक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है H+ आयन की स्ट्रेंथ पे। इसके बाद देखिए दैनिक जीवन में जो पीएच है उसका क्या महत्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है कि मनुष्य की ब्लड की अगर बात की जाती है तो उसके पीएच का भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए मनुष्य के शरीर का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7.0 से 7.8 उसकी परास होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीएच है उसकी बात की जाती है मनुष्य के शरीर के पीएच की। अम्लीय वर्षा जो होती है इसका जो पीएच होता है वो 5.6 से कम होता है, तो इसका काफ़ी एसिडिक मीडियम होता है। इसके अलावा एक नोट यहाँ पे दिया गया है कि जो एक ग्रह है शुक्र, जिसे वेनस कहते हैं, इसका जो वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना हुआ है। ठीक है, इसमें जो है ये जो कलरफुल जो मतलब वेनस के चारों ओर कलरफुल जो क्लाउड जैसे दिखते हैं सफ़ेद और पीले और ऑरेंज कलर के, तो वो किसकी वजह से है, सल्फ्यूरिक एसिड के जो मोटे बादल कह सकते हैं वो बने रहते हैं। ठीक है, हमारे पाचन तंत्र का पीएच कैसा होता है, चूँकि हम जानते हैं कि हमारा जो स्टमक है यानी उदर है उसमें HCl उत्पन्न होता है। ठीक है, जब इसकी लेवल जैसे मान लीजिए इंडाइजेशन की कंडीशन आ गई, अपच की स्थिति आ जाती है, तब ये जो इसका स्राव होता है वो और ज़्यादा अधिक हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अब पेट में दर्द होने लग जाता है और एसिडिटी हो जाती है। फिर अब ये जो एसिडिटी है यानी एसिडिक मीडियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अब इसे कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटासिड जो कि एक क्षारक है, इनका प्रयोग करते हैं। जब इनको ही हम लोग यूज़ कर लेते हैं तो एसिड और बेस मिल करके फिर वो मतलब न्यूट्रलाइजेशन की कंडीशन आ जाती है। फिर वो जो बैड कंडीशन थी मतलब पेट दर्द होना, जलन होना, ये सब एसिडिटी वगैरह ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो मेनली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एसिडिटी तभी ख़त्म होती है जब न्यूट्रलाइजेशन की कंडीशन हो जाती है, यानी उसे ख़त्म करने के लिए हम अगर जो भी खा रहे हैं उसमें एंटासिड या फिर उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, बेस मीडियम होना चाहिए। ठीक है, मेडिसिन हो या कोई जो है सिरप हो, कुछ भी हो। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक और बताया गया है दंत क्षय, जो हमारे दांतों का जो एनेमल होता है वो जब ख़त्म होने लगता है, ठीक है, उसका क्षय होता है। तो क्या होता है, मुंह के पीएच का मान जो होता है वो 5.5 से कम जब होने लग जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। जैसे हमने कुछ ऐसा खाया, हमने ब्रश नहीं किया, ठीक है, या फिर जो है मतलब दांतों का जो इनेमल होता है उसको बोला जाता है कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है ना बॉडी का, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो होता है इससे ये बना होता है।
ठीक है। तो ये सबसे कठोर भाग होता है, लेकिन जल में ये घुलता भी नहीं है। लेकिन पीएच का मान जब 5.5 से कम होने लगता है तब ये क्या होता है, संक्षारित होने लगता है, फिर ये धीरे धीरे गलने लगता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही वही कुछ भी हम लोग ने खा के मीठा खा करके सो गए या फिर इस तरीके से नहीं ब्रश नहीं किया, तो फिर जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड मीडियम जो है क्रिएट करने लग जाते हैं और फिर वो कीड़े लगना, दांतों का ख़त्म होना, इस तरीके की हो जाती है प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद देखिए पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा हमें कैसे करनी है। अच्छा, यहाँ पे एसिड बेस जो होते हैं ये पशुओं में भी होते हैं, पौधों में भी होते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक पशु के बारे में, यहाँ पे मैंने लिखा खाली पशुओं के बारे में, पौधों के बारे में नहीं लिखा है, उसके बारे में ऐसे ही बता देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मधुमक्खी के डंक में, जब मधुमक्खी काटती है तो उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसके कारण जहाँ डंक लगता है वहाँ दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। ठीक है, अब क्या है कि मधुमक्खी का डंक है, चींटी का डंक है, उसकी डंक में भी फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये इससे क्या होता है, दर्द और जलन का अनुभव होता है। अब ये जो प्रभाव है इसको हमें कम करना है, क्योंकि इसने क्या रिलीज़ किया, एसिड रिलीज़ किया। इसको कम करने के लिए हम उस जगह पे बेकिंग सोडा जो है इसका, जो कि एक दुर्बल क्षार है, इसका प्रयोग करेंगे, उससे रगड़ेंगे या फिर किसी भी चीज़ का वाटर की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में इसका यूज़ करेंगे, तो फिर हमें उससे आराम मिलता है। मतलब कहने का है कि फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा जैसे जो दुर्बल क्षारक हैं इनका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक कुछ पौधे होते हैं जिनका नाम है नेटल। नेटल जो है वो एक शाकीय पौधा है, जिसका जो डंक जैसा जो बाल होता है ये अगर जो है कहीं छू जाता है तो इससे मेथेनोइक एसिड जो होता है वो रिलीज होता है। ठीक है, तो ये कहीं लग जाएगा तो वहाँ पे भी दर्द और जलन का अनुभव होगा, जैसे डंक कहीं गड़ गया। ठीक है, तो ये जो प्रभाव है, अब इसको कम करने के लिए उसी पौधे के पास, ये जो नेटल पौधा है, इसी पौधे के पास एक और पौधा निकलता है जिसके कहते हैं डाक पौधा। ठीक है, अब इसकी जो पत्ती होती है उसी को ही रगड़ करके फिर हम जो है नेटल मतलब कि इसका जो प्रभाव है उसे कम कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि नेटल का जो इफ़ेक्ट है उसके प्रभाव से बचने का जो इलाज है वो उसी के पास ही उगता है। ठीक है, तो ये दोनों पौधे और पशु दोनों के बारे में हम लोग ने देख लिया। अब यहाँ बताया गया है लवण परिवार। अब हम लोग सॉल्ट के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि लवण जो हैं, जो सॉल्ट बन रहे हैं, उनका क्या यूज़ है। तो पहले कुछ सॉल्ट के बारे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का ये यहाँ पे सूत्र भी दिया गया है कि कभी अगर ये आ जाता है कि पोटेशियम सल्फेट का आप सूत्र लिखिए, तो इस वजह से यहाँ पे सबका दिया गया है, तो इसे याद करना ज़रूरी है। पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 है, कॉपर सल्फेट CuSO4 है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 है, अमोनियम क्लोराइड जो है वो NH4Cl है। तो ये कुछ सॉल्ट यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो लवण यानी सॉल्ट होते हैं इनका हमें पीएच देखना है। तो सबसे पहले लवण डिपेंड करता है कि वो बन किससे किससे रहा है। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस से जब सॉल्ट बनता है, लवण बनता है, तो उसका जो पीएच होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों का लेवल बराबर बराबर है। अच्छा, फिर उसके बाद जब प्रबल अम्ल होता है यानी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, दुर्बल क्षार हो, मतलब जो बेस है वो कमज़ोर हो, तो जो सॉल्ट बनेगा तो क्या होगा, तो उसका पीएच 7 से कम हो जाएगा। तो फिर जो इसका जो भी सॉल्ट बन रहा है वो हमेशा अम्लीय फॉर्म में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अम्ल जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद अगर प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे है, दुर्बल अम्ल है, तो लवण जो बनेगा उसका पीएच 7 से अधिक होगा। तो ऐसे में लवण का जो मीडियम होगा वो क्षारीय होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे लिया जा रहा है। साधारण नमक की अगर बात करें तो वो कैसे बनता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, जिसे हम बोलते हैं NaCl। ये क्या है, एक साधारण नमक है। साधारण नमक के बारे में ये भी बताया गया है, ये एक कच्चे पदार्थ के फॉर्म में भी यूज़ होता है। जैसे अब ये जो साधारण नमक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से प्राप्त हो रहा है, ये हमारे दैनिक जीवन के कई पदार्थों, जैसे कि दैनिक जीवन में जो उपयोग हो रहा है कई पदार्थ, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, विरंजक चूर्ण है, इन सब के लिए महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ का ये काम करता है। यानी इन सब का निर्माण हम NaCl से करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आगे इन सब के बारे में पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और विरंजक चूर्ण के बारे में। तो चलिए एक एक करके इन सबको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं NaOH। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है।
सोडियम क्लोराइड जो कि NaCl है, जो कि एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में है, इसके जलीय विलयन लवण जल में विद्युत प्रवाहित करते हैं। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं तो उनमें ये क्या होता है, वियोजित हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH उत्पन्न करता है। तो ये जो NaCl होता है ये ब्रेक होकर के वाटर में, ठीक है, NaOH उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये वाली जो प्रोसेस है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को उत्पन्न किया जा रहा है NaCl से, इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए, 2NaCl के मॉलिक्यूल लिए गए, एक्वस फॉर्म में वाटर में इसको घोला गया और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल H2O की ली गई। तो जब वाटर के साथ इसकी रिएक्शन हुई तो क्या बनेगा, 2NaOH एक्वस फॉर्म में ही बनेगा, ठीक है, और Cl2 रिलीज हो जाएगी गैस के फॉर्म में और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। इसका फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी के एग्जाम में, यहाँ तक BTC के भी एग्जाम्स में ये कई बार पूछा गया है साइंस के उसमें, ठीक है। तो इसको ध्यान देना ज़रूरी है। तो देखिए विरंजक चूर्ण CaOCl2, ठीक है, इसका फॉर्मूला है। इसे नॉर्मली ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं विरंजक चूर्ण को, ठीक है। ये कैसे प्राप्त होता है, NaCl के विद्युत अपघटन से प्राप्त जो क्लोरीन है, अभी ऊपर जो NaCl का विद्युत अपघटन हुआ था उसमें क्लोरीन गैस रिलीज हुई थी। ये जो क्लोरीन गैस है उसकी शुष्क बुझा हुआ चूना, जो सूखा बुझा हुआ चूना है, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इससे ये अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करती है। तो ये जो क्लोरीन है ये इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, शुष्क बुझा हुआ चूना, इससे रिएक्शन करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करती है। तो इनका रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शुष्क बुझा हुआ चूना, इनकी रिएक्शन जब Cl2 से हुई तो CaOCl2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे H2O रिलीज हो जाएगा ना, तो CaOCl2 एक मॉलिक्यूल O का यहाँ पे हो गया और ये बन गया हमारा विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। और ये जो है ये H2O ये अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई इनकी। अब इनका सबसे इम्पॉर्टेंट है इनका उपयोग। तो उपयोग क्या है, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन में, जो कि यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर की बात हो रही है तो यहाँ पे ब्लीच किया जाएगा, ठीक है। कलरिंग की बात यहाँ पे हो रही है तो यहाँ पे देखिए वस्त्र उद्योग में इसका यूज़ होता है, जैसे कि सूती या लिनन के जो कपड़े होते हैं इनके विरंजन के लिए इनका यूज़ होता है। इसी के साथ ही जो कागज़ फैक्ट्री होती है उसमें, मतलब कागज़ फैक्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। लॉन्ड्री में जो कपड़े साफ़ होने के लिए जाते हैं उनके विरंजन के लिए भी इसका यूज़ होता है। तो ये एक काम हो गया। उसके बाद रासायनिक उद्योग जो होते हैं इनमें ये उपचायक के फॉर्म में इसका यूज़ होता है, ऑक्सीडाइज जो एजेंट होता है उसके फॉर्म में इसका यूज़ होता है, ठीक है। पीने वाले जो पानी होते हैं उनमें जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर के यूज़। इसके बाद हम लोग देखेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, NaHCO3, ठीक है। ये क्या है, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेकिंग सोडा का। ये एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है, ठीक है, ये वीक असंक्षारक क्षारीय लवण है। तो आगे देखते हैं। इसका प्रयोग आमतौर पर रसोई घर में बेकिंग सोडे का प्रयोग होता है। ये बनता कैसे है, NaCl की जब H2O, CO2 और NH3 के साथ रिएक्शन होती है तब हमारा बनेगा अमोनियम क्लोराइड, एक सॉल्ट बनेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। तो इतने सारे लोग मिल करके ये हमारा NH4Cl और NaHCO3 बनाते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है, बेकिंग पाउडर बनाने में पहले इनका यूज़ होता है। बेकिंग पाउडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है ये जो बेकिंग पाउडर होता है, ठीक है। ये बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडे और टार्टरिक अम्ल के मिश्रण से बनता है। फिर ये एक तरीके का एंटासिड का एक संगठक भी है बेकिंग सोडा, ठीक है, जो कि पेट की अम्लता को दूर करता है, यानी पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए भी हम बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। इसका उपयोग सोडा अम्ल जो अग्निशामक होता है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, सोडा अम्ल में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ हो गई बेकिंग सोडे के बारे में। इसके बाद आता है धोने वाला सोडा, या इसी को ही हम धावन सोडा भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखिए, Na2CO3.H2O, ये धोने का सोडा है। इसको हम क्रिस्टलीय फॉर्म में ये यहाँ पे रखा गया है, जिसे हम सोडियम क्लोराइड से प्राप्त करते हैं। मतलब ये भी Na2CO3.10H2O भी सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। ये एक क्या है, क्षारकीय लवण है। क्षारकीय लवण अगर बोला जा रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो बेस है वो स्ट्रांग लिया जा रहा है और एसिड वीक। तो
Na2CO3 जो है वो H2O, अब Na2CO3 बना होगा अपना, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब 10 पॉइंट H2O, मतलब यहाँ पे H2O के 10 मॉलिक्यूल लिए जा रहे हैं, उनके साथ जब होती है तो Na2CO3 का जो क्रिस्टलीय फॉर्म होता है वही धोने वाला सोडा कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्रिस्टल फॉर्म इसका हो गया। इसका उपयोग किस में होता है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग, यहाँ पे देखिए जो सोडियम कार्बोनेट यूज़ किया जा रहा है, इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज़ उद्योगों में होता है। इसका उपयोग जो बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक होते हैं जिनमें सोडियम का यूज़ होता है, उसके उत्पादन में भी इसका यूज़ होता है, बोरेक्स के उत्पादन में। और इसी के साथ इसका उपयोग घरों में साफ सफाई या फिर जो जल की जो स्थायी कठोरता, जो कठोर जल होते हैं, इनको दूर करने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सारी इनके प्रयोग हो गए धावन सोडा के। अब इसमें आता है क्रिस्टलिन, मतलब यहाँ पे क्रिस्टलन का जल, जो अभी हम लोगों ने धावन सोडे में देखा वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। क्रिस्टलन का जल क्या होता है? लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को हम क्रिस्टल का जल कहते हैं। यानी कि लवण के साथ अगर वाटर मॉलिक्यूल एक फिक्स्ड जो है मतलब नंबर्स के साथ ऐड है, ठीक है, तो फिक्स्ड अणु, उसमें निश्चित अणुओं की संख्या उसमें मौजूद है, तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल का जल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट की एक सूत्र यहाँ पे दिखाया गया है, उसमें जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो जलीय कॉपर सल्फेट की अगर, तो हम ये कहते हैं कि ये क्या है? जलीय कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट का हमारा फॉर्मूला CuSO4, इसमें 5 पॉइंट करके 5H2O लिख दिया गया। तो पीछे जो अभी हम लोग ने देखा था उसमें धावन सोडे में भी 0.10H2O लिखा गया था, तो वो भी क्या है? क्रिस्टलन का फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, इसी में ही एक जिप्सम होता है, जिप्सम जो कि CaSO4 है, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला है। इसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, ये भी क्या है? एक क्रिस्टलन फॉर्म है, ठीक है। जिप्सम का यूज़ कहाँ होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप सबने सुना होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जो होता है वो जिप्सम से किया जाता है। जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो जल के अणुओं का त्याग कर, तो ये क्या करता है? ये जो जल के अणु हैं इनका त्याग कर देता है, और कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, यहाँ पे अर्धहाइड्रेट बोला गया, यानी कि आधा इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। 2 मॉलिक्यूल वाटर के हैं, 1.5 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, आधा मॉलिक्यूल बचा होगा। तो कैल्शियम सल्फेट के साथ अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट CaSO4.5H2O बनाता है। इसी यही जो CaSO4.5H2 है, इसी को ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या क्या हैं? इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। तो अक्सर करके जिनके फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, उनके जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, ठीक है। इसके अलावा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने में, सतह को चिपकाने में। अक्सर आप लोग ने देखा होगा कि जो रूम की जो छतें होती हैं वहाँ पे जो पीओपी वगैरह जो की जाती है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की ही डिज़ाइन का जो है वो मतलब फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपने जितने भी टर्म पढ़े, खासकर लास्ट वाला जो सॉल्ट है और इसके जो फॉर्मूले हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करिएगा इसे शेयर करने की। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।